सो वेलकम स्टूडेंट्स टू द बियोलॉजी लेक्चर्स। और इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली इंट्रा सेलुलर प्रोटीन ट्रैफिकिंग के बारे में। और अकॉर्डिंग टू सीएसआईआर सिलेबस, जैसा कि सेकेंड यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें फर्स्ट सब यूनिट दैट इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जहां हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली इस स्पेसिफिक सेगमेंट में हम लोग को डिस्कस करना होता है कि जो भी प्रोटीन सेल्स के अंदर में बनते हैं, सेलुलर सिस्टम्स के अंदर में बनते हैं, वो सारे प्रोटीन्स इंट्रासेलुलरली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे कोई प्रोटीन जो होता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल तक पहुंच पाता है या सेल के बाहर की तरफ रिलीज हो पाता है। इन सारे मैकेनिज्म के बारे में इस स्पेसिफिक सेगमेंट में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करें। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिस्टम है, यहाँ पर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होगा और इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बीचों बीच कई बार मल्टीपल लोकेशंस पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होंगे। न्यूक्लियस के अंदर में यूकैरियोटिक सेल सिस्टम्स में हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई एक डीएनए पर जीन्स होंगे और उस जीन्स का अपना एक स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट होगा और इस प्रोमोटर साइट पर कोई आरएनए पॉलीमरेज आकर रिक्रूट हो रहा होगा और इस स्पेसिफिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा होगा। और फाइनली हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए हैविंग 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स ये सिंथेसाइज होंगे, इसकी प्रोसेसिंग होगी, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म चलेगा और फाइनली ये एमआरएनए इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर की तरफ साइटोसॉल में आकर यहाँ पर चलाएगा। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बाहर की तरफ आया, इसकी 5 प्राइम एंड पर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होंगे जिसको राइबोसोम्स रिकॉग्नाइज करेंगे, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के 5 प्राइम एंड्स पर जिसको राइबोसोम्स के राइबोसोमल आरएनए जो हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे। और फाइनली यहाँ पर कोडोन्स जो हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, इन कोडोन्स को रीड करके ट्रांसफर आरएनए अपने एंटीकोडोन्स को इसके साथ मैच करवाकर वेरियस एमिनो एसिड्स को साथ साथ लाएंगे और फाइनली प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाएगी। ये सारी चीजों को डिटेल में हमें डिस्कशन करना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस स्पेसिफिक वीडियो एनिमेशन में, मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर की तरफ आया, साइटोसॉल में आया। साइटोसॉल में राइबोसोम की एक सब यूनिट ने इस मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड को रिकॉग्नाइज किया। टीआरएनए इस तरह से आए जा रहे हैं एमिनो एसिड्स को लेकर और फाइनली प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। यहाँ देख सकते हैं कि आप प्रोटीन का सेगमेंट यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है और फाइनली इस जगह पर यदि इंटरनली मैकेनिज्म को देखें तो एक एक करके टीआरएनए एपीई साइट पर, राइबोसोम की जो एपीई साइट है उस पर आते रहेंगे और फाइनली एक एक एमिनो एसिड्स को जोड़ जोड़कर पहले पूरी के पूरे प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा देंगे। ये है हमारा कंप्लीट प्रोटीन, साथ साथ फोल्ड भी होता जा रहा है और उसके बाद जो भी इसका काम होगा इस प्रोटीन का, जो भी इसकी फंक्शन होगी, चाहे वो उसकी कुछ स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस होगी, वो उसको फुलफिल किया जाएगा। तो ओवरऑल बात ये समझ में आ रही है कि कोई भी जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस यदि हमें करवानी है तो आप देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस साइटोसॉल में भी करवाई जा सकती है और ईआर के ल्यूमेन में भी करवाई जा सकती है। चाहे दोनों में से किसी भी लोकेशन पर करवाई जाए, प्रोटीन में कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस होंगे और स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस के बेसिस पर ही इसकी एक स्पेसिफिक फोल्डिंग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि एक मोती के माला को हम लोग हाथ में लें और ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करवाएं और हर एक सिंगल जो उसमें पर्ल है, मोती है, वो अलग अलग एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब टॉप टू बॉटम हाथ के ऊपर फॉल करवाया जाएगा तो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनेगा, 3 डायमेंशनल शेप बनेगी उसकी। लेकिन फिर से यदि वापस उसको माले को फिर से वापस फॉल करवाया जाए तो सेम पैटर्न नहीं बनेगा, 3 डायमेंशनल शेप वही नहीं बनेगा जो फर्स्ट टाइम बना है। लेकिन प्रोटीन के केस में यदि एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस है
तो यदि बार बार उसको हाथ के ऊपर फॉल करवाया जाए तो बार बार एक ही स्ट्रक्चर, मान लो कि थ्री डायमेंशनल शेप जो है, एक ही स्ट्रक्चर बार बार कह सकते हो अटेन किया जाएगा। तो प्रोटीन की फोल्डिंग भी मतलब यही है। कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस हैं, और वो एमिनो एसिड सीक्वेंसेस डिसाइड करवाते हैं कि प्रोटीन किस स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल शेप को अक्वायर करेगा। जैसा कि इस एनिमेशन में यहाँ शो किया जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि कोई एक प्रोटीन है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, और वो कई बार अपने सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में वो फोल्ड होता जा रहा है, और फाइनली जिस स्ट्रक्चर की सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी होगी और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो होगा वो एक्वायर कर लिया जाएगा, जिसकी डेल्टा जी वैल्यू जो होगी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, और ऐसी स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। वही फाइनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का कहलाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन किस बेसिस पे होती है? कुछ बेसिस हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन अपने नेटिव स्ट्रक्चर को एक्वायर कर पाती है। पहली बात तो ये कि वो है अमीनो एसिड्स का सीक्वेंसेस। जैसे यहाँ पर सिंगल लेटर कोड से दिखाया गया है एक एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के सीक्वेंस को, और यदि ये सीक्वेंस है तो कुछ इस टाइप की प्रोटीन की फोल्डिंग होने वाली है। प्रोटीन की फोल्डिंग जो है उसमें हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से कोई भी प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक रीच करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से फाइनली जब वो फोल्ड हो जाता है वो तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को रीच करता है, जिसमें कि थ्री डायमेंशनल शेप प्रोटीन की एक्वायर होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि इसमें अल्फा हेलिक्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं या बीटा शीट्स होते हैं। ये तो स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस हैं जो अल्फा हेलिक्स को डिसाइड करेगी या बीटा शीट्स को डिसाइड करेगी, और या तो वेरियस टाइप के टर्न्स होंगे इसमें। अब बात ये फोल्डिंग क्या है? तो मान लो कि जैसे कि यहाँ पर इस प्रोटीन को हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में या इस फोटो में, तो सपोज ये हेलिक्स नंबर 1 है, ये वाला हेलिक्स नंबर 2 है, ये हेलिक्स नंबर 3 है, हेलिक्स नंबर 4 है, सपोज हेलिक्स नंबर सपोज 5 है, ये वाला 6 है। इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया, ये वाला कलर का 7। तो टोटल ओवरऑल इस पे हमें 7 to 8, यहाँ पर और भी कुछ छोटे छोटे हेलिक्स है जैसे 8 है, 9 है, 10। तो लगभग 9 से 10 के आसपास इसमें हेलिक्स नजर आ रहा है। कुछ बीटा शीट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर बीटा शीट नंबर 1 है, 2 है, ग्रीन वाले जितने हैं, 3 है, 4 है, इस तरह से नंबरिंग किया जा सकता है। 5 है, 6 है, 7 है। तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोटीन में मल्टीपल अल्फा हेलिक्स है, मल्टीपल बीटा शीट्स है, और यहाँ पर जो ये स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, दीज आर टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हेलिक्स सेकंड हेलिक्स के बगल में होगा, सेकंड वाला थर्ड के बगल में होगा, या थर्ड वाला फर्स्ट के बगल में होगा, सेवेंथ वाला फर्स्ट के नजदीक आएगा, सिक्स वाला फर्स्ट के नजदीक आएगा, या सिक्स वाला सेकंड के या थर्ड के या फोर्थ के नजदीक आएगा। तो एक स्पेसिफिक तरीके से ये प्रोटीन जो है देख रहे हैं हम लोग कि इसकी जो अल्फा हेलिक्स है नंबर 1 जो है वो 2 के बगल में है, 2 के जस्ट बगल में पैरेलली 3 अरेंज्ड है, फोर्थ अरेंज्ड है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज वी कॉल थ्री डायमेंशनल शेप या प्रोटीन फोल्डिंग। तो मल्टीपल अल्फा हेलिक्स है एक प्रोटीन के अंदर में, मल्टीपल बीटा शीट्स है, मल्टीपल टर्न्स है। कौन सा अल्फा हेलिक्स कौन से अल्फा हेलिक्स के बगल में होगा, कौन सा बीटा शीट्स किसके बगल में होगा, यही प्रोटीन की फोल्डिंग कहलाती है। यदि इसको लीनियर स्ट्रक्चर में यानी कि वापस इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाए इस प्रोटीन को, तो और फिर से इसको वापस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाए, और फाइनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर पर लाया जाए, तो आप देखेंगे कि प्रोटीन की यही वापस फोल्डिंग हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा ही क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड की सीक्वेंस है। ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस ही है जो डिसाइड करवा रहा है प्रोटीन की एक स्पेसिफिक टाइप की फोल्डिंग, या कह सकते हैं थ्री डायमेंशनल शेप। और इस एनिमेशन में हम देख पा रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो एक खास पैटर्न में फोल्ड हो जा रहा है, और यहाँ पर इस बॉटम एरिया को आप कह सकते हो कि ये सबसे लीस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉप वाले जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सब हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीच वाले मीडियम रेंज के एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है? जिसकी एनर्जी सबसे लीस्ट हो, और वही लीस्ट स्ट्रक्चर, लीस्ट एनर्जी वाली जो हाईएस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो फाइनली रीच करेगी प्रोटीन की, और उसी को आप कहोगे नेटिव स्ट्रक्चर। तो कोई भी प्रोटीन जो होता है आइदर वो साइटोसोल में बने या ल्यूमेन में बने, ईआर के,
वो इस थ्री डायमेंशनल शेप को एक्वायर करती है। हमें प्रोटीन की जो सिंथेसिस पढ़नी है ओवरऑल दो कैटेगरी में पढ़नी है। एक तो वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो साइटोसोल में होती है, और दूसरी प्रोटीन की सिंथेसिस जो हमारे ईआर के ल्यूमेन के अंदर होती है। तो यदि बात करें हम लोग कि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो दो कैटेगरी पे डिवाइड कर दी जा सकती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कि ये किस स्पेसिफिक लोकेशन पर हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीटली कहाँ पर हो रही है, उसके आधार पर प्रोटीन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक वो प्रोटीन्स जिसकी कंप्लीट सिंथेसिस जो है वो साइटोसोल में हो रही है। कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस जो स्टार्ट होगी वो तो साइटोसोल में ही होगी, चाहे वो बाद में भले ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो, बट इनिशियली स्टार्ट तो हमेशा साइटोसोल में ही होगी। लेकिन यदि कंक्लूड भी साइटोसोल के अंदर ही हो जाए तो वैसे प्रोटीन्स को कहा जाता है साइटोसोलिक प्रोटीन्स। दूसरी तरफ वो प्रोटीन्स जिसकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट तो साइटोसोल में हो बट कंक्लूड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वैसे प्रोटीन्स को कहा जाता है सिक्रेटरी प्रोटीन्स। तो देखा जाता है कि जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स हैं, साइटोसोलिक प्रोटीन्स का मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि वो सारे प्रोटीन्स जो साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे वो सब साइटोसोलिक होंगे। देखोगे आपकी जो साइटोसोलिक प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन साइटोसोल में तो रह ही जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स जो होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जा सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भी प्रोटीन्स जो न्यूक्लियर जीन से कोड होते हैं वो साइटोसोलिक प्रोटीन कहलाते हैं। यदि कोई प्लांट सेल और उस प्लांट सेल का कोई क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को आप देख रहे हो, तो वो भी प्रोटीन यदि न्यूक्लियर जीन से कोड हो रहा है तो उसको साइटोसोलिक प्रोटीन्स कहेंगे। हालांकि देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का एक डीएनए है, या कह सकते हैं उसका अपना एक जीनोम है। तो उस जगह से भी कुछ प्रोटीन्स कोड हो सकते हैं, और वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट इटसेल्फ वहीं पर होती है। लेकिन जनरली देखी जाए तो प्रोटीन की सिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पे होगी, साइटोसोल में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की मैक्सिमम प्रोटीन साइटोसोल में होगी या क्लोरोप्लास्ट की मैक्सिमम प्रोटीन साइटोसोल में होगी। और वो सारे प्रोटीन्स बाद में साइटोसोल में बनने के बाद माइग्रेट करके माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में जा सकते हैं। दूसरी तरफ वो सारे प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं वो सारे प्रोटीन्स भी साइटोसोलिक कैटेगरी में रखी जाती है। पर ऑक्सीजोम के अंदर काम करने वाले जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे प्रोटीन्स साइटोसोल में ही बनते हैं। तो नाम से ऐसा लग रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रियल होने चाहिए, क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स होने चाहिए, न्यूक्लियर प्रोटीन्स होने चाहिए न्यूक्लियस वाले, और पर ऑक्सीजोम के अंदर काम करने वाले पर ऑक्सीजोमल प्रोटीन्स होने चाहिए। बट है क्या, ये सारे के सारे साइटोसोलिक प्रोटीन्स। तो पहली बात हम बता दिए कि इस जगह पर प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस कि प्रोटीन की सिंथेसिस फाइनली कंक्लूड कहाँ हो रही है, कंप्लीट प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, उसके आधार पर नाम दिया गया है साइटोसोलिक या सिक्रेटरी प्रोटीन्स। भले ही वो प्रोटीन साइटोसोल में बनने के बाद उसकी डेस्टिनी कहीं पर हो, इससे मैटर नहीं करता, बना कहाँ पर है फाइनली ये मैटर करता है। दूसरी तरफ एक और प्रोटीन है जिसको सेक्रेटरी प्रोटीन्स कहते हैं। तो नाम से ऐसा लगेगा कि वो सारे प्रोटीन जो सेल्स के बाहर सिक्रीट आउट हो जाएंगे वो सब सेक्रेटरी प्रोटीन्स होंगे, बट जरूरी नहीं है सर। आप देखेंगे कि सेक्रेटरी प्रोटीन्स के एग्जांपल है वो सारे प्रोटीन्स जो लाइसोसोम के अंदर काम करते हैं, वो सारे प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे काम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी टाइप के रिसेप्टर्स हो गए ट्रांसपोर्टर्स हो गए, जो भी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं वो सब के सब सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं। दूसरी तरफ वो सारे प्रोटीन्स जो किसी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन पर, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन पर है, वो सारे प्रोटीन्स भी क्या है, सिक्रेटरी प्रोटीन्स। दूसरी तरफ वो सारे प्रोटीन्स जो सेल के बाहर रिलीज हो जा रहे हैं वो सब भी क्या है, सिक्रेटरी प्रोटीन्स है। तो नाम से ऐसा लग रहा है कि प्रोटीन जो सिर्फ सेल के बाहर जाएगा वो सब सिक्रेटरी होगा, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिक्रेटरी प्रोटीन का नाम इस आधार पर दिया गया है कि वो सारे प्रोटीन जो सिक्रेटरी पाथवे का पार्ट, वो सब सिक्रेटरी प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सिक्रेटरी पाथवे फिर क्या है।
तो सिक्रेटरी पाथवे की बात करें तो फॉर एग्जांपल यदि आप इस तरह से सेल को ऑब्जर्व करें, सपोज ये हमारा एक सेल का एक बाउंड्री है, और इस सेल की बाउंड्री में ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कि सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर से कंटिन्यूअस वे में हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। और सपोज इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में कोई एक प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, और ये प्रोटीन अब क्या होगा, इस जगह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल बनकर, वेसाइकल्स बन के इस प्रोटीन का एग्जिट होना शुरू होगा। ये वेसाइकल्स यहाँ से निकले, और दूसरी तरफ यहाँ पर से हमारा गॉल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। प्रोटीन्स जो वेसिकल्स में बने हुए हैं, अब ये गॉल्जी बॉडीज से जाकर फ्यूज कर जाएंगे, जैसे कि सपोज दिस इज सिस गॉल्जी। सिस गॉल्जी से फिर वेसिकल्स निकलेंगे और मिड गॉल्जी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से वेसिकल्स फ्यूज करके सिस गॉल्जी से निकलकर मिड गॉल्जी में, फिर मिड गॉल्जी से ट्रांस गॉल्जी का फॉर्मेशन होगा, और वेसिकल्स मिड से ट्रांस में जाकर फ्यूज हो गए। और इस तरीके से वेसिकल्स एक एक करके सीक्वेंशियली निकलते जा रहे हैं। सो जो प्रोटीन है हमारा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं ट्रांस गॉल्जी के बाद कुछ वेसिकल्स है जिसमें कि हमारा प्रोटीन अब दिखाई दे रहा है। अब ये प्रोटीन दो तीन लोकेशंस पर जा सकती है। आइदर ये लाइसोसोम पे जा सकती है, लाइसोसोम में यदि ये प्रोटीन लाइसोसोम का होगा तो ये लाइसोसोम में जाएगा। यदि ये प्रोटीन को काम करना है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाएगा। यदि किसी ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन पे जाना है तो ये ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन पे जाएगा। और इफ इसके पास यही सिग्नल है कि जिसके बेसिस पर ये सेल के बाहर रिलीज हो जाए तो ये सेल के आउटसाइड रिलीज हो जाएगा। सो ये जो पाथवे हमने देखा कि ईआर के अंदर बना, ईआर के अंदर बनने के बाद वेसिकल्स निकले, वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन है, और वो वेसिकल्स सिस मिड ट्रांस गोल्जी से पास होते हुए फर्दर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जा रहे हैं। और हो सकता है कई बार वेसिकल्स जो होते हैं वो रिट्रैक्ट बैक होते हैं, मतलब रिट्रैक्ट होते हैं एक तरह से। कहने का सेंस ये है कि ईआर से निकला एक वेसिकल, गोल्जी में फ्यूज किया, सिस गोल्जी से वो मिड गोल्जी में गया, और वापस मिड गोल्जी से सिस गोल्जी में ही चला गया, और फिर से ये सिस गोल्जी से ये वेसिकल्स निकला और फिर से ईआर में ही फ्यूज कर गया। तो ये सारे पाथवे जिसको हमने देखा कि वेसिकल्स की जो पाथवे हो रही है, ईआर से कुछ वेसिकल्स निकले हैं, गॉल्जी में जा रहे हैं, गॉल्जी से निकलकर बाहर निकल जा रहे हैं, और या तो वापस गॉल्जी से होते हुए ईआर में चले जा रहे हैं। ये सारी पाथवे को ही हम लोग सेक्रेटरी पाथवे कहते हैं। सो ये सेक्रेटरी पाथवे में जो भी प्रोटीन्स दिखाई देंगे वो सारे प्रोटीन्स को हम लोग सेक्रेटरी प्रोटीन्स कहेंगे। भले ही उसकी डेस्टिनी लाइसोसोम हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे हो, ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन पे हो, या सेल के आउटसाइड हो, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन से हमें मतलब नहीं। मतलब यह है कि उस प्रोटीन की कंप्लीट सिंथेसिस कहाँ पर हुई है। तो इस तरह से हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स हो गए। एक प्रोटीन्स जो साइटोसॉल में कंप्लीटली सिंथेसाइज होते हैं, वो सारे प्रोटीन साइटोसॉलिक प्रोटीन्स होते हैं। वो सारे प्रोटीन्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में सिंथेसाइज होते हैं, भले ही वो स्टार्ट होते हैं वो साइटोसॉल में बट कंक्लूड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, वो सारे प्रोटीन्स सेक्रेटरी प्रोटीन्स कहलाते हैं। बाद में उसकी डेस्टिनेशन चाहे जहां भी। ओके। सो इस तरीके से अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन अब ये उठता है कि ये प्रोटीन्स जो ईआर से निकलकर एक स्पेसिफिक लोकेशन तक जा रहे हैं, दूसरी तरफ साइटोसॉल में कोई प्रोटीन, जैसे यहाँ हम लोग देखें कि साइटोसॉल में कोई प्रोटीन, सब फॉर एग्जाम्पल या कोई मैसेंजर आरएनए होगा, और राइबोसोम यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ होगा, और फाइनली टीआरएनए की मदद से यहाँ पर से प्रोटीन बनते जा रही है, और ये प्रोटीन कंप्लीट सिंथेसिस साइटोसॉल में ही हो गया। बाद में पता चला कि ये साइटोसॉल में ही कंप्लीट बना हुआ प्रोटीन या तो साइटोसॉल में ही रह गया, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, या तो सपोज ये प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट में चला गया। इस तरह से अलग अलग लोकेशंस पे, या तो न्यूक्लियस में चला गया। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोटीन्स को कैसे पता है कि इसको साइटोसॉल में ही रह जाना है, या माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, या क्लोरोप्लास्ट में जाना है, न्यूक्लियस में जाना है, या पेरोक्सिसोम में जाना है। दूसरी तरफ जो प्रोटीन्स ईआर के ल्यूमेन के अंदर बने, उन प्रोटीन्स को पता कैसे है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन तक जाना है, जैसे कि लाइसोसोम में जाना है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे जाना है, या सेल के आउटसाइड रिलीज हो जाना है। ये सारे लोकेशंस इनको कैसे पता, प्रोटीन को कैसे पता होता है? इसका मतलब है कि प्रोटीन के ऊपर में कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं।
दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि कोई प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है हमेशा स्टार्ट तो होती है साइटोसोल में, लेकिन उसमें से कुछ प्रोटीन्स जो सेक्रेटरी नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन्स माइग्रेट करके फाइनली सिंथेसिस उसकी कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो जो एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, उन प्रोटीन्स को कैसे पता है कि कंप्लीट सिंथेसिस इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही करवाना है, क्यों नहीं साइटोसोल में ही कंप्लीट होगी? इसका मतलब है कुछ स्पेसिफिक उस पे एड्रेस है, कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स है, जिसके आधार पे इसको ट्रांसलोकेट करके पहुंचाया जाएगा कि अब पूरी कंप्लीट सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में हो, भले ही स्टार्ट हुई हो साइटोसोल में। तो उसी वजह से हम लोग एक स्पेसिफिक पहले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसी में एक सबसे पहले, जब इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, तो एक हाइपोथेसिस दी गई, दैट इज सिग्नल हाइपोथेसिस। यही हम लोग साइंस में करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक हाइपोथेसिस लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट से डेटा जनरेट होता है, और इसी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पे मान लो कि बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा जो है हमारी हाइपोथेसिस को प्रूफ करती है कि जो हमने हाइपोथेसिस दिया है वो डेटा के बेसिस पर सब कुछ प्रूफ हो रही है। तो हम लोग कह देते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस अब एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इनिशियली जब कुछ पता नहीं था कि प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट तो होती है साइटोसोल में, बट एंड हो जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इन केस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स। तो ऐसा क्या होता है इन प्रोटीन्स में जिसकी वजह से ये फाइनली कंप्लीट होता है आरईआर के ल्यूमेन में? उसी के आधार पर एक हाइपोथेसिस दिया गया, दैट इज सिग्नल हाइपोथेसिस। तो पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि सिग्नल हाइपोथेसिस क्या था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, और फाइनली देखेंगे कि कौन सी एक्सपेरिमेंट की गई थी इस सिग्नल हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें, कोई भी प्रोटीन की सॉर्टिंग जो होती है, इट टेक्स प्लेस व्हाइल ट्रांसलेशन इज स्टिल इन द प्रोसेस, यानी कि जब ट्रांसलेशन ऑलरेडी चल रहा होता है, तभी डिसाइड हो जाता है, प्रोटीन की छटाई हो जाती है कि उसको साइटोसॉल में ही बनना है और या आरईआर के ल्यूमेन के अंदर बनना है। तो पहली छटाई यहाँ पर हुई, पहली सॉर्टिंग कहाँ पे हुई, जब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टिल चल रही है, यानी ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ है। देखो इस वीडियो में जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ देख रहे थे कि प्रोटीन जो एमआरएनए है बाहर आया, और यहाँ पर राइबोसोम आकर अटैच हुआ, और राइबोसोम अटैच होने के बाद मल्टीपल टीआरएनए आते गए और प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हुई। तो ये ट्रांसलेशन चल ही रहा है, तभी क्या होगा कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, माइग्रेट करके कहाँ चला आएगा, आरईआर के पास। अब देखेंगे कि कैसे ऐसा हो। ठीक है, सो पहली बात ये बताएगी कि जो फर्स्ट स्टेप है प्रोटीन सॉर्टिंग की, यानी कि प्रोटीन की छटाई, कि प्रोटीन को साइटोसोल में बनना है या आरईआर के लिवेंट बनना है, वो डिसाइड कब होगा, व्हेन ट्रांसलेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट इज कोड ट्रांसलेशनली ही ये डिसाइड हो जाता है। सो प्रोटीन विच इज destined for the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus, lysosomes या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आइदर सिक्रीशन यानी कि सेल से बाहर रिलीज हो जाए, these are synthesized on what? These are synthesized on ribosomes that are bound to the membrane of the ear. इनिशियली देखेंगे कि ये, जैसे यहाँ बताया गया है कि राइबोसोम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, बट एक्चुअली में ये भी नहीं होगा। क्या कि साइटोसॉल के अंदर में सपोज ये हमारा मैसेंजर आरएनए आया, 5 प्राइम एंड है इसका, ये 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पर राइबोसोम्स आकर अटैच हुए, और फाइनली प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हुई। सपोज ये प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हुई, और यहाँ पर से कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ से निकले एन टर्मिनस पर। हम जानते हैं ना कि प्रोटीन की सिंथेसिस एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की तरफ होती है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट होता हुआ बाहर क्या दिखाई देगा, एन टर्मिनस। तो इस एन टर्मिनस पे कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस होंगे, और इस स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस को कुछ खास तरह के प्रोटीन क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और ओवरऑल इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, राइबोसोम है, मैसेंजर आरएनए है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, और साथ में ये ग्रीन वाला प्रोटीन है। बाद में देखेंगे कि ये प्रोटीन जो है दीज आर कॉल्ड एज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, एसआरपीस, और साथ में हमारा टीआरएनए भी आ ही रहा होगा। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स को उठाकर कहाँ पर लाया जाएगा, ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा टू द सरफेस ऑफ आर ई आर। और इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, सपोज ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सेगमेंट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के
मतलब एक कुछ स्पेसिफिक चैनल्स होंगे, और इन चैनल्स के पास ये ओवरऑल हमारा मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, और साथ में एसआरपी, ये सब के सब यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे। ये कैसे होता है, इसकी डिटेल मैकेनिज्म आगे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल कहा गया, जैसे ये बताया जा रहा है कि वो सारे प्रोटीन्स जिसको ईआर के अंदर सिंथेसाइज होने हैं, या जिसकी डेस्टिनी जो है वो रफ ईआर के अंदर है, या वो सारे प्रोटीन्स जो गोल्जी एपेटाइटिस के अंदर काम करते हैं, वो सारे प्रोटीन्स जो लाइसोसोम में काम करते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे काम करते हैं, या सिक्रीशंस में होते हैं, वो सारे प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? उन राइबोसोम्स के ऊपर, जो कि बाउंड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। बट इनिशियली वो बाउंड नहीं होते, उनको बाउंड करवाने का काम कोई करता है, और उसको कहते हैं हम लोग एसआरपी। एसआरपी क्या करता है? कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को, प्रोटीन्स के ऊपर में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसलोकेट करेगा ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन होगा, सो एज ट्रांसलेशन प्रोसीड्स, द पॉलीपेप्टाइड chain are transported into the endoplasmic reticulum where the protein folding and processing takes place। यही बात हमने की कि जब ट्रांसलेशन प्रोसीड होता है, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ईआर ल्यूमेन। आगे देखेंगे हम लोग। तो ये सपोज ईआर है, और जैसा हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं कुछ खास तरह के, बाद में देखेंगे इन चैनल्स को हम लोग ट्रांसलोकोन कहते हैं। और यहाँ पर हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ मैसेंजर आरएनए, और यहाँ पर से हमारा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन था। बाद में देखेंगे कि ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगा, अंदर की तरफ भेजा जाने लगेगा। किसकी तरफ? ईआर के ल्यूमेन की तरफ। और ये इस साइड जो हमारा जो ट्रांसपोर्टर था उसका गेट ओपन हो गया, और इस तरह से हमारा जो प्रोटीन है उसको अंदर की तरफ ट्रांसलोकेट किया जा रहा है इन द ईआर ल्यूमेन। तो यही बातें यहाँ लिखी गई हैं कि एज ट्रांसलेशन प्रोसीड्स, जैसे जैसे ट्रांसलेशन प्रोसीड होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू ईआर वेयर प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। बाद में देखेंगे कि ये पूरी प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स जो है, फाइनली ये पूरा प्रोटीन जो है हमारा क्या होगा, ईआर के अंदर आ गया, और ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में फोल्ड हो जाएगा। फोल्डिंग हम समझा चुके हैं शॉर्ट में कि फोल्डिंग होता क्या है। और ये फाइनली ये फोल्ड हो गया कि स्पेसिफिक पैटर्न में, साथ में इसकी प्रोसेसिंग भी करवाई जाएगी जैसे जैसे ट्रांसलेशन चल रहा होगा। और यह ट्रांसलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, दोनों ही टाइम पर कुछ खास तरह की प्रोसेसिंग होगी, यानी कि को ट्रांसलेशनल या पोस्ट ट्रांसलेशनल, दोनों ही टाइप, दोनों ही समय में कुछ खास प्रोसेसिंग चल रही होगी। तो आप देखोगे कि इसके ऊपर में कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस के पास कुछ खास तरह के शुगर मॉलिक्यूल आकर जुड़ने लगेंगे, दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन। सो आप देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में कि एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होगा, एन लिंक्ड होता है, या साथ में ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है, कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। नाउ सिग्नल हाइपोथेसिस में ये भी बताया गया कि ध्यान देना कि ये सारी बातें आज हम जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन इनिशियली ये सारे हाइपोथेसिस दिए गए थे पॉइंट टू पॉइंट। सो फ्रॉम ईआर देखा गया, एक और हाइपोथेसिस का, इस सिग्नल हाइपोथेसिस का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि फ्रॉम द ईआर प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन वेसिकल्स टू द गोल्जी apparatus, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, वेयर दे आर फर्दर प्रोसेस्ड। इनफैक्ट यानी कि प्रोटीन कंप्लीट बन गया, तो कंप्लीट बनने के बाद वेसिकल से निकलकर वो कहाँ जाएंगे? गोल्जी में जाएंगे, और गोल्जी में जाने के बाद फर्दर फिर से प्रोसेस होंगे। और प्रोसेस होने का मतलब है कि कुछ उस पर ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स जो जोड़े गए थे ईआर के अंदर, हो सकता है कि उन शुगर मॉलिक्यूल्स को हटाया जाए और नए शुगर्स जोड़े जाए। ये भी चीजें होंगी प्रोसेसिंग के पार्ट में। तो फर्दर प्रोसेसिंग होगी उन प्रोटीन्स की, और फाइनली कंप्लीट प्रोसेस्ड जो हमारा प्रोटीन होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? दे आर सॉर्टेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लाइसोसोम, या तो उसको लाइसोसोम में भेजा जाएगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या तो सिक्रीशंस में। तो जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं? लेटर को जाकर डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन क्या ब्लैंक लेटर्स को डालते हैं? नहीं, किसी एनवेलप में डालते हैं, एनवेलप की सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक एड्रेस लिखते हैं। यदि वो एड्रेस जहां का होगा उसी के बेसिस पर उसको भेजा जाएगा। तो एक
पोस्ट ऑफिस में जस्ट इमेजिन करो कितने सारे अलग अलग लोकेशंस के एड्रेस वाले कह सकते हो लेटर्स आ रहे हैं। तो पोस्टमैन क्या करेगा, या कोई वहां पर जो वर्कर होगा पहले क्या करेगा, उन सारे लेटर्स को एक स्पेसिफिक तरीके से सॉर्ट करेगा, छटाई करेगा। अलग अलग मोहल्ले का अलग अलग जो स्ट्रीट्स होंगे उसके बेसिस पर लेटर्स को एड्रेस देख देख कर उसको पहले क्या करेगा, या पिन कोड देखकर उसको क्या किया जाएगा, सॉर्ट कर दिया जाएगा। छटाई जब हो गई तब जाकर पोस्टमैन क्या करेगा, उन सारे सॉर्टेड लेटर्स को एक स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचाना शुरू करेगा ऑन द बेसिस ऑफ की एड्रेस क्या लिखा हुआ है। जस्ट इमेजिन करो यदि उस पर एड्रेस जो है कुछ लिखा ही नहीं, तो वो परमानेंटली कहाँ रह जाएगा? ऑब्वियसली हमारा पोस्ट ऑफिस में ही। यानी कि कोई एक ऐसा लेटर है जिसके एनवेलप पर कुछ भी एड्रेस नहीं है, तो उसको सॉर्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो सीधी बात है कि वो लेटर वहीं रह जाएंगे जहां पर उसको डिपॉजिट किए गए हैं। सेम प्रोटीन के साथ भी होता है। तो मान लो कि कोई साइटोसॉलिक प्रोटीन है और उसके ऊपर में कोई खास सिग्नल नहीं है। ये जो हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, एड्रेस है क्या? एड्रेस एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीन के केस में। तो प्रोटीन में जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस है वही यहाँ लेटर के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सपोज मान लो कि प्रोटीन पर कुछ एड्रेस है इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस, और वो एड्रेस है कि सपोज ये एड्रेस के बेसिस पर इसको लाइसोसोम में भेजना था, या साइटोसोलिक कोई प्रोटीन है और उस पर कुछ एड्रेस लिखा है और उसके एड्रेस के आधार पर उसको न्यूक्लियस में भेजना, तो वो एड्रेस होना चाहिए उसके ऊपर जिसके आधार पर उसको भेजा जा सकता है। सपोज मान लो कि कोई साइटोसोलिक प्रोटीन है और इस पर कोई एड्रेस ही नहीं है, तो साइटोसोल में बना, कंप्लीट सिंथेसिस हुई और वो साइटोसोल में ही रह जाएगा क्योंकि उस पर कोई एड्रेस ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पोस्ट ऑफिस में आपने कोई लेटर रखा, डिपॉजिट किया, उसके एनवलप पर कोई भी एड्रेस नहीं लिखा, तो वो परमानेंटली पोस्ट ऑफिस में ही रहेगी। दूसरी तरफ ईयर में काम करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उस पे एक खास तरह की सीक्वेंस होती है, KDEL सीक्वेंस। उसको पहले सिंथेसाइज किया जाता है ईआर में, फिर गोल्जी में प्रोसेसिंग के लिए भेजी जाती है, और फिर वापस ईआर में वेसिकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज ये हमारा ईआर है, और ईआर के अंदर कोई प्रोटीन बना होगा और ये वेसिकल बनकर बाहर की तरफ निकला होगा, और ये सिस गोल्जी में हो सकता है कि वेसिकल्स आकर फ्यूज कर गए होंगे, और बाद में इस सिस गोल्जी में सपोज यहाँ पर हमारा प्रोटीन था, और ये प्रोटीन जो है सिस गोल्जी में प्रोसेसिंग हुई होगी इस प्रोटीन की, यानी वेरियस शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए, इसकी ग्लाइकोसाइलेशन हुई होगी, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया गया होगा तो कुछ को ऐड किया गया होगा, और फाइनली यहाँ से ये वेसिकल्स फिर से वापस निकला, प्रोजेक्ट हुआ, वापस निकला, और फिर से ईआर के अंदर फ्यूज कर गया। तो सीधी बात है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो वेसिकल्स ईआर से निकलते हैं, गोल्जी में जाते हैं, और गोल्जी से वापस भी ईआर में आता हूँ, वो सब के सब सिक्रेटरी पाथवे का ही पार्ट है। तो प्रोटीन्स वापस कहाँ आ गया? ईआर के अंदर ही। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ईआर के अंदर काम कर रहे होते हैं। लॉजिकली सोचो कि ईआर है, और ईआर के अंदर आपने ये कह दिया कि कोई प्रोटीन आ गई और इस प्रोटीन को फोल्ड करवाया गया है। तो प्रोटीन की फोल्डिंग में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की फोल्डिंग में। खैर फिलहाल अभी ये मान के चलो कि प्रोटीन की फोल्डिंग जब होती है तो मल्टीपल एंजाइम्स इसके ऊपर काम करते हैं, या मल्टीपल प्रोटीन्स इसके ऊपर काम करते हैं जो फोल्डिंग को असिस्ट करते हैं। एक खास तरीके से थ्री डायमेंशनल शेप जो बनती है वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के आधार पे तो बनती ही है, लेकिन साथ में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो इस प्रोटीन को असिस्ट करते हैं एक परफेक्ट थ्री डायमेंशनल शेप को अटेन करने के लिए। दूसरी तरफ इस प्रोटीन में वेरियस प्रोसेसिंग भी हो रही है। मान लो कि इस पॉइंट पर कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया गया, तो ये भी क्या है? प्रोसेसिंग का पार्ट है। अपने आप तो ऐसा नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई इसमें प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होंगे या कोई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो सारे प्रोटीन्स या फैक्टर्स कहाँ पे? ईआर के ल्यूमेन में पहले से है, तो अपने आप तो आया नहीं ईआर के ल्यूमेन में, पहले क्या हुआ होगा? ईआर में बना होगा वो प्रोटीन। हम किसकी बात कर रहे हैं? ईआर ल्यूमेन के अंदर काम करने वाले प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। और वो प्रोटीन्स पहले कहाँ बने होंगे? ईआर के अंदर। फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई होगी पॉसिबली ईआर में या गोल्जी में, फिर वापस वो ईआर में आया होगा और परमानेंट रेसिडेंट बन गया होगा ईआर का। और बाद में वो प्रोटीन फिर अलग अलग तरीके से काम कर रहा होगा, आइदर वो किसी प्रोटीन के फोल्डिंग को असिस्ट कर रहा होगा, या कोई प्रोटीन की प्रोसेसिंग करवाने में मदद कर रहा होगा। ये सब एक बात है। तो हो सकता है कि कोई ईआर के अंदर काम करने वाला कोई एंजाइम, तो सीधी बात है वो एंजाइम्स बने कैसे? एंजाइम्स तो प्रोटीन्स ही होते हैं, तो एंजाइम्स बने कैसे हैं? ईआर के अंदर काम करने वाले पहले ईआर के अंदर सिंथेसाइज हुए हैं, फिर ईआर से वापस निकले हैं, गोल्जी में प्रोसेस्ड हुए हैं, वापस फिर से ईआर में आए हैं, और ईआर का परमानेंट रेसिडेंट वो बन गया। तो इस तरीके से
प्रोटीन्स जो ईआर के अंदर ही काम करते हैं उसकी भी प्रोसेसिंग हुई होगी कभी ना कभी, और वो फाइनली परमानेंट रेसिडेंट रह गया। और इन प्रोटीन्स को भी जो ईआर के अंदर भी काम कर रहे हैं उन प्रोटीन्स को भी हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी प्रोटीन्स ही। क्यों? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ सेक्रेटरी पाथवे। नाउ और भी कुछ इसके हाइपोथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus and lysosome are thus distinguished from other cytoplasmic organelles। इन कंपोनेंट्स को, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, गोल्जी की बात करें या लाइसोसोम की बात करें, ये सबको बाकी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल से अलग करके कह सकते हैं कि सेपरेट करके रखा जाता है, या कह सकते हैं कि इसको कैटेगराइज किया जाएगा। तो एक कैटेगरी होगा जो इसमें ई आर, गोल्जी या लाइसोसोम आएगा, और दूसरी कैटेगरी में बाकी ऑर्गेनल्स आएंगे। ये किस आधार पे कर रहे हैं? by their common involvement in protein processing and connections by vesicular transport। इसी के आधार पे हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं। यानी कि आपके सेल्स में वेरियस टाइप के ऑर्गेनल्स हैं, और ये ऑर्गेनल्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए। एक वैसे ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, और दूसरे ऑर्गेनल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी या लाइसोसोम। तो एक देखा जाए तो कैटेगरी बन गया है ऑर्गेनल्स का। किस आधार पे बना है? इस आधार पे कि कुछ वैसे ऑर्गेनल्स जैसे कि ई आर, गोल्जी या लाइसोसोम, दीज आर हैविंग कॉमन इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटीन प्रोसेसिंग कनेक्शंस बाय वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इस ये सब सिक्रेटरी पाथवे वाले ऑर्गेनल्स हैं, इसीलिए इसको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। नाउ अबाउट 1/3 ऑफ द सेलुलर प्रोटीन्स बताया जा रहा है दे आर प्रोसेस्ड इन ईआर, एंड हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पाथवे इन द सेल फिजियोलॉजी। तो सेल की जब फिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि सेक्रेटरी पाथवे का या सेक्रेटरी प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो प्रोटीन्स जो हैं दीज कैन बी ट्रांसलोकेटेड इन द ईआर आइदर ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, दैट इज co-translation translocation, or after their translation has been completed, यानी that is post translational ट्रांसलोकेशन। तो यही बात हमने की थी, कोई एक प्रोटीन है जो फ्री राइबोसोम में बना है साइटोसॉल के अंदर, तो ये आइदर न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम में जा सकता है। दूसरी तरफ वो सारे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स पे बने हैं, वो सारे प्रोटीन्स इस ईआर के ल्यूमेन में जा रहे हैं और फाइनली फोल्ड हो रहे हैं, और आइदर ये गोल्जी में जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा रहे हैं, एंडोसोम्स में जा रहे हैं, लाइसोसोम में जा रहे हैं, और या तो ये सारे प्रोटीन्स पर एक्सोसोम के मेम्ब्रेन पे जा रहे हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स में जा रहे हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जा रहे हैं। ध्यान देना, ये सारे ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पर ऑक्सीजोमल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर क्या है, पर ऑक्सीजोम्स की ल्यूमेन की बात हो रही है, न्यूक्लियस के ल्यूमेन की बात हो रही है। तो इसको कैटेगराइज करके रखें। तो ये दोनों ही जो बात हो रही है ट्रांसलोकेशन, आइदर इट इज ट्रांसलोकेटेड को ट्रांसलेशनली और या तो पोस्ट ट्रांसलेशनली, दोनों तरीके से इसको ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। मैमेलियन सेल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंटर्स द ईआर को ट्रांसलेशनली। अधिकांश जो प्रोटीन्स होते हैं वो को ट्रांसलेशनली ही टारगेट किए जाते हैं। दूसरी तरफ यदि ईस्ट की बात करें, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स ही हैं, जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म से इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इसमें देखोगे कि को ट्रांसलेशनल या पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे के थ्रू दोनों ही पाथवे ऑपरेट किए जाते हैं इन केस ऑफ ईस्ट। फर्स्ट स्टेप को ट्रांसलेशनल पाथवे का क्या है? उसमें देखोगे कि देयर इज एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स विथ द ईआर। यही होती है फर्स्ट स्टेप। को ट्रांसलेशनल पाथवे में क्या होगा? सबसे पहले कोई राइबोसोम है, राइबोसोम के साथ mRNA हमारा एसोसिएटेड है, उसके और ये पूरे कॉम्प्लेक्सेस को ईआर के साथ जोड़ के रखा गया है। तो एसोसिएटेड रहेगा, ये है को ट्रांसलेशनल पाथवे। So ribosomes, which are targeted for binding to ER membrane by amino acid sequences of polypeptide chains being synthesized rather than by intrinsic properties of the ribosome itself। कही जा रही है यहाँ पर कि राइबोसोम that are targeted for binding to the ER membrane by एक specific amino acid sequence, बताया था ना कि ये जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए है और यहाँ पर राइबोसोम है, और यहाँ से हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी शुरू हुई। एंड टर्मिनस पर कुछ खास तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन में, इस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ खास तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, और इन सीक्वेंसेस को कुछ एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो यही यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि राइबोसोम्स
that are targeted to binding to the ER membrane, यानी कि ये ER के मेम्ब्रेन पर बाउंड है। ये कैसे बाउंड हुआ? बाई स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन में एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस था जो सिंथेसाइज हो रहा था, rather than by intrinsic property of राइबोसोम itself। यानी राइबोसोम में कुछ खासियत नहीं है। जो राइबोसोम साइटोसोल में है या वो राइबोसोम जो ईआर के सरफेस पे काम कर रहा है, दोनों सेम ही है। यहाँ फर्क किस चीज का है? जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है उस प्रोटीन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो ये डिसाइड करवाएगा कि साइटोसोल में ही वो कंप्लीटली बनेगा और या तो ईआर के अंदर जाकर कंप्लीट हो। ये प्रोटीन बताएगा कि उसको कहाँ फाइनली कंप्लीट सिंथेसाइज होना है। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बताएगा। तो ये ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है कि राइबोसोम जो है उसमें कुछ खासियत है जो ईआर के सरफेस पे जाकर बाइंड कर जाते हैं, वो या राइबोसोम जो साइटोसोल में काम करते हैं उसमें कुछ अलग खासियत है या उसकी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें नहीं सोचनी है। दीज आर रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी राइबोसोम का दोनों का सेम है, चाहे वो ईआर के सरफेस पे काम करे या साइटोसोल के अंदर काम करे, दोनों ही राइबोसोम सेम ही है। बस जो प्रोटीन की सिंथेसिस जब स्टार्ट होती है तो प्रोटीन में कुछ खास स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं और वही डिसाइड करवाते हैं कि उसको कंप्लीटली सिंथेसाइज साइटोसोल में होना है और या तो उसको ईआर के अंदर कंप्लीट सिंथेसिस करवाना है। सो ओवरऑल जितनी भी बातें हमने की उसको कंक्लूड किया जा सकता है इस बात से कि दैट इज फ्री एंड मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स आर फंक्शनली indistinguishable and the protein synthesis initiates on ribosome that are free in the cytosol। इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते। Ribosomes which are engaged in synthesis of proteins that are destined for secretions, यानी वो सारे प्रोटीन जिसको secretions में जाना है या secretory pathway का पार्ट बनना है, are then targeted to the ER by specific signal sequence at amino terminus। amino terminus पर कुछ खास सीक्वेंस होते हैं प्रोटीन में, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में, दैट इज कॉल्ड अ सिग्नल सीक्वेंस। और वही डिसाइड करवाता है कि इस पूरे प्रोटीन की सिंथेसिस ईआर के अंदर होनी है या नहीं। नाउ दीज सिग्नल्स सीक्वेंसेस आर शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स। इसमें कुछ देखेंगे बाद में डिटेल में कि शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं एंड बाद में इन सीक्वेंसेस को क्लीव कर दिया जाता है फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर इनटू द ईआर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला है हमारा वो सीक्वेंस जिसकी बात करते हैं हम लोग। दीज आर द सिग्नल सीक्वेंस, दीज आर सिग्नल सीक्वेंस। तो इस सिग्नल सीक्वेंस की मदद से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को यानी राइबोसोम को, एमआरएनए को और इस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को आरईआर के सरफेस पर लाया गया, ट्रांसलोकेट किया गया। बाद में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम होते हैं ईआर के ल्यूमेन की तरफ एंड ये होते हैं सिग्नल पेप्टाइडेजेस, जो कि इन सिग्नल्स को क्या करते हैं, इस पॉइंट से क्या करेंगे, क्लीव कर देंगे। जैसा देखोगे आगे जाकर डायग्राम में इस जगह दिखलाया गया है। आप देख सकते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारा सिग्नल पेप्टाइडेज है और उसने क्या किया है, इस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन से इस स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस को क्या कर दिया, क्लीव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट प्रोटीन जो होती है सिंथेसिस होकर फाइनली ईआर के ल्यूमेन में जाती है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इसकी फोल्डिंग को असिस्ट किया जाता है और जब कंप्लीट फोल्डेड प्रोटीन होता है उसको वेसिकल में डालकर एक स्पेसिफिक लोकेशंस पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन उसमें कौन से एड्रेस लिखे हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनेल के लिए। तो अभी तक जो बात की हम लोग सिग्नल सीक्वेंस के लिए बात की, आप देखोगे कि इसमें फिर कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे। सपोज यहाँ पर वो सीक्वेंस है, हो सकता है कि ये सीक्वेंस जो हो वो न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के लिए हो सकता है वो सीक्वेंस जो हो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हो, वो सीक्वेंस एंडोसोम्स में काम करने के लिए हो या गोल्जी में काम करने के लिए हो, या इस स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस पर कुछ शुगर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया सपोज, एक खास तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स को। तो ये शुगर मॉलिक्यूल डिसाइड करता है कि हो सकता है कि इसको लाइसोसोम में काम करना है या सिक्रेटरी वेसिकल्स में काम करना है या पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन पे करना है। तो ओवरऑल प्रोटीन में कुछ खास तरह के सीक्वेंसेस सिग्नल्स ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि उस प्रोटीन को ईआर के अंदर बनना है या नहीं, और दूसरे कुछ और भी एडिशनल सीक्वेंसेस होंगे, एडिशनल एड्रेस होंगे जिस पर कुछ खास तरह की प्रोसेसिंग की जाएगी और वो फाइनल प्रोसेस्ड प्रोटीन जो होगा एक स्पेसिफिक एड्रेस के साथ डिसाइड किया जाएगा कि उसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। So, in next class, we will discuss in detail about signal hypothesis and its key experiment. So, experiment क्या किया गया इन सारे hypothesis को prove करने के लिए, that is very important. So, we will discuss this in the next class.
So if you are benefited from this video, kindly like, share and subscribe. Thank you.